सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आनंद वर्धन सिंह के साथ 3-4 विषयों पर चर्चा करूंगा। पहली चीज ये है कि आज यूएस में चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, इससे भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे यहाँ के भक्त लोग क्यों बहुत उत्सुक हैं ट्रंप के जीत के बारे में? उनको क्या फर्क पड़ेगा? और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या यूएस में भारत की जो विदेश नीति है वो फेल हो गई है। और लास्ट में चौथा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि इलीगल माइग्रेशन के बारे में, क्यों सबसे ज्यादा गुजराती इलीगल तरह से यूएस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरा कार्यक्रम और इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। मैं जस्ट एक बैकग्राउंड दे दूं कि जैसे इंडिया में होता है कि हिंदी बेल्ट में जो भी जीत जाती है पार्टी वो ही सेंटर में आती है ज्यादातर। तो वहां पे भी जब मैंने कहा नेक टू नेक चल रही है, तो ये स्विंग स्टेट्स हैं वहां पे। ये जहां पे कल ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे निकल गए हैं इन स्टेट्स में, क्योंकि पिछली बार इन 7 स्टेट्स में 15 करोड़ वोट में से केवल जो लीड मिली थी डेमोक्रेट्स को, वो 4 लाख वोट से कम की थी। तो इस पर बहुत ज्यादा इनका कंसंट्रेशन रहता है। ये एक बहुत सिमिलैरिटी है जैसे इंडिया में हमारे यहाँ होता है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ पे जो देशभक्त लोग हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि ट्रंप जीत रहा है। और उधर अगर आप ट्रंप को देखें तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो इंडिया के खिलाफ जाती है। कहीं पे गाली देंगे, कहीं पे इंडिया के ट्रेड को बोलेंगे, यहाँ पे टैरिफ्स बहुत हाई हैं और मैं आके बिल्कुल बंद कर दूंगा ट्रेड। H1B वीसाज भी पिछली बार भी उन्होंने कम कर दिए थे। इस बार भी बोल रहे हैं कि अमेरिका इज फॉर अमेरिकन, ये मोटो लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे आप अगर ट्विटर देखेंगे तो ट्रंप सपोर्टर्स बड़े खुश हैं कि ट्रंप लीड कर रहा है और वो जीतने वाला है। यहाँ तक कि वीएचपी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो बड़े खुश हैं कि ट्रंप इज सपोर्टिंग हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एज अ कंट्री नहीं कर रहा है। लेकिन वीएचपी को ये चिंता है कि बांग्लादेशी हिंदूज का क्या हो रहा है और ट्रंप उसे सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि हम लोग क्यों खुश हो रहे हैं कि ट्रंप जीतेगा? इनफैक्ट हम लोग कोई भी जीते या हारे हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम एज अ नेशन टू नेशन हमें पॉलिसी देखनी चाहिए। आनंद। जी। आप अजय अगर याद करो तो इसका नाम ही डिप्लोमेट होता है और इसको बोला जाता है डिप्लोमेसी। तो ये जो जो रिश्ते होते हैं ये सीधे सीधे वन ऑन वन नहीं होते, कांग्रेस और बीजेपी के रिश्ते नहीं होते हैं। ये जब दो स्टेट, दो राष्ट्रों के बीच में रिश्ते होते हैं तो वो डिप्लोमेसी कहलाती है, क्योंकि उसमें बहुत सी पर्दे के बाहर, पर्दे के पीछे आपका व्यवसाय, आपके कितने लोग वहां काम करते हैं, आपका उनकी क्या गर्ज है, आपकी उनका, वो बहुत से डायमेंशंस उसमें काम करते रहते हैं। ऐसे में हमारा अभी जो हाल के दिनों में हमारा रिकॉर्ड रहा है वो, मेरी अपनी अपनी समझ से, वो हमने अपने डिप्लोमेसी वाले पार्ट को बहुत बुरी तरह से हम उसमें कॉम्प्रोमाइज किए हैं। उसके कारण जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आगे बताता हूं, लेकिन मैं अभी तत्काल पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, वो इलेक्शन अमेरिका में है, वहां पे कमला हैरिस के पास एक एडवांटेज ये मानी गई थी कि वो चूंकि उनकी मां भारतीय मूल की हैं तो उनके पास एक भारतीय मूल का नेचुरल लोगों की थोड़ी उनके प्रति आकर्षण होगा। ट्रंप इज अ थरो बिजनेसमैन, वो बिल्कुल क्रूड बिजनेसमैन है, भयंकर वाला। उसको जिस दिन ये समझ में आ गया ट्रंप जी को कि कमला हैरिस के पास थोड़ा सा हिंदुस्तानी वोटर की सिंपैथी है, कितनी है कितनी नहीं है, तो अच्छा वहां कोई मोदी जी नहीं वहां डोमिनेट करते। मोदी जी तो अब की बार ट्रंप सरकार कह के आए थे तो हरा ही दिए थे उसको। तो मोदी जी की जैसी भद्द यहां पे है वैसी भद्द वहां पे भी है। तो अब ट्रंप के सामने चारा यही रह गया था कि वो उन लोगों को कंसोलिडेट करें, वही जो बीजेपी की टैक्टिक्स है, जो जिनकी हिंदुस्तानियों से दिक्कत है। आप किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, आप किसी भी राज्य में जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये आ गए नहीं तो इनकी वजह से हमारी ये दिक्कत है, जो भी दिक्कत है, भाई ये नहीं कह रहा हूं, कुछ एक वर्ग को अब वो
जैसे हमारे यहाँ हिंदुत्व वाली बात है, वो उस तरह से उस अमेरिकन सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया, यूएस इंडिया ट्रेड में इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर। तो जिस तरह के शब्द वो यूज कर रहा है वो बिल्कुल एंटी इंडियन उसकी बात चला रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जहां तक इसकी बात है, जो अगर मोदी के भक्त लोग खुश हैं तो वो गलतफहमी में है। शायद ट्रंप के आने से दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी, नंबर एक। नंबर दो, जो मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा था, ये कैसी बेवकूफी के काम हमने किए, तो उसके सिर्फ दो उदाहरण देंगे। उसका एक ही उदाहरण दे देते हैं, समय की वो है। हमारे मोदी जी पिछली बार गए, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, हाथ हाथ हिलाते हुए आ गए, एक तरह से कैंपेन करके आ गए ट्रंप जी का। ट्रंप जी हार गए। तो बाइडेन ने इसका बदला क्या लिया? बाइडेन ने इसका बदला ये लिया कि हिंदुस्तान में उसने कोई एम्बेसडर ही नहीं पोस्ट किया। देयर वॉज नो फुल फ्लेजेड राजदूत फॉर गुड अबाउट 2.5 से 3 साल के बीच में, कोई था ही नहीं है। और यहाँ पे उसको, उसका अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन कई अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग जो देशी अंग्रेजी पढ़ते हैं उनके हिसाब से चार्जी अफेयर्स हम लोग बोलते हैं। और उसको कोई फ्रेंच उच्चारण पड़ता है, लेकिन हम लोग मोटे तौर पे चार्जी अफेयर्स पढ़ते हैं। चार्जी अफेयर्स और रेगुलर एम्बेसडर में फर्क ये होता है कि चार्जी अफेयर्स को हर चीज पे अमेरिका भेजनी होता है अपना, वहां से अप्रूवल आता है तब वो आगे करता है। एम्बेसडर इज इज देयर एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन स्टेट, और वो उसके पास स्वायत्ता रहती है अपने निर्णय लेने की। उन्होंने 2.5 साल तक आपको टेम्पररी एम्बेसडर देके रखा हुआ था। और ये भी मैं बता दूं, इस पीरियड में उन्होंने पाकिस्तान में रेगुलर एम्बेसडर था, चाइना में रेगुलर एम्बेसडर था, बांग्लादेश में रेगुलर एम्बेसडर था, श्रीलंका में, नेपाल में रेगुलर। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब आप ये बातें भक्त लोगों से करते हैं तो भक्त लोग कहते हैं वो तो उनकी दिक्कत थी, और उनकी वो आपको टेक्निकलिटीज बताते हैं कि वो सेनेट से अप्रूवल होता है। सेनेट से होता है, किससे होता है? बाकी सारी जगहों पे रेगुलर एम्बेसडर थे, बाकी सारी जगहों पे एम्बेसडर मतलब चेंज हुए और दूसरा एम्बेसडर आया। वो हिंदुस्तान में ही ये सब भक्त लोग बता रहे थे इस वजह 2.5 साल तक नहीं था। तो द नेशन पेड दैट प्राइस। किसी की गलती या बेवकूफी, जो आप उसको कैसे टर्म करते हैं, उसकी उसकी सजा इस देश ने दी। और मैं एक बात हरदम रखता हूं, मैं आज से नहीं, मैं जब से एस जयशंकर साहब इस देश के विदेश मंत्री बने तब से मेरा निश्चित मान्यता यह है कि जो विदेश मंत्री होता है वो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के बाद देश की टोटलिटी में वो मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट पद मानता हूं। और इस देश के सारे प्राइम मिनिस्टर, बारिंग मेरे हिसाब से बारिंग देवेगौड़ा, every prime minister of this country served as foreign minister at some point of time or the other। या तो एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किया, वो चाहे चंद्रशेखर, हर आदमी ने उस कुर्सी पे बैठा है। और याद करिए, हमारा जो विदेश मंत्री होता था वो हैवी वेट पॉलिटिशियन होता था। बिफोर दिस मैन कमिंग, उससे पहले जो भी हमारा विदेश मंत्री था, मैं नाम अभी किसी का क्या लूं, और उसका कारण ये था कि जब वो दूसरे देश में जाके बैठता था उसके यहां, तो वो केवल ये इस उसमें नहीं था कि मुझे तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी उसमें बैक एंड कॉल पे हूं। ही हैज द पॉलिटिकल वेट। मैं इस देश चाह रहा हूं जहां मैं इतनी ताकतवर, मेरी अपनी पॉलिटिकल वेट है। इन भाई साहब का क्या है, मोदी जी जब चाहेंगे तब हटा देंगे। तो दैट नंबर एक। नंबर दो, एक व्यक्ति जिसने 35-40 साल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, पॉलिसी उन्होंने ऊपर से बताया गया ये करो तो उन्होंने वो किया है। अ ब्यूरोक्रेट in the role of a मंत्री are two different roles। लोग इसको माने चाहे ना माने, इसको माने चाहे ना माने, तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि ऐसे क्रूशियल जगह पे जो उनको रखा गया है, वो भी उसका प्राइस अब हम लोग आप देख रहे हैं कि कैसे हाउ वी आर पेइंग दैट प्राइस। अजय जी आनंद, एक तो खैर डिप्लोमेसी भी फेल हुई है, दूसरा हमारा इंटेलिजेंस का भी एक इश्यू बन गया है यूएस में। हमने कनाडा में तो जो करना था हम लोग करते रहे और वहां सब, लेकिन वही टैक्टिक्स हम यूएस में भी एम्प्लॉय करने लगे और हम वहां पकड़े गए हैं। अब वो चाहे वो बाइडेन हो या डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, इसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा कि ट्रंप आके अगर वो आ भी गए तो क्या सडनली डोवल साहब उनके दोस्त हो जाएंगे, या जो भी हम टैक्टिक्स वहां अपना रहे हैं यूएस में, जहां पन्नू हो या खालिस्तानी हो उनके खिलाफ,
तो यूएस तो हमें शायद फिर भी हमारा दोस्त नहीं बनेगा, कोई भी आ जाए। तो इसलिए जी, भी एक और एंगल है जो जिसके ऊपर मैं जल्दी से आपसे कुछ टिप्पणी चाहूँगा। बहुत बहुत संक्षेप में भारत की हिस्ट्री में जितना मुझे याद है, हो सकता है कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, मेरी नाम आपका एनएसए एनएसए तो अभी पिछले 30-40 साल से बनना शुरू, आपका एनएसए यूएस नहीं जा सकता है क्योंकि उसके नाम से वारंट है। ये फेल्योर ऑफ डिप्लोमेसी है भाई। आप कैसे कह सकते हैं? आपका आज तक ट्रेडिशनली जब प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो साथ में एनएसए भी जाते थे, क्योंकि वो एडवाइजरी नहीं गए, डर के मारे नहीं गए कि भाई गिरफ्तार न कर लिए जाए। इट इज अ टोटल फेल्योर ऑफ डिप्लोमेसी, इसमें कहीं को सोचना ही नहीं है। दूसरा, जो ये बार बार घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के पिछले 75 साल से मारा जाता था। आप अगर किसी के घर में कोई फौज वाला है, किसी से भी बात कर लीजिए जो अगर फौज में रहा है और बॉर्डर पे पोस्टेड है, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं लोग, वहां जाके झड़पें होती हैं, लेकिन उसको ब्रैग नहीं किया जाता है, उसको महिमा मंडित नहीं किया जाता। यहाँ घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो घर में घुस के मारोगे तो लो आपका ये एक ऐसी सरकार है जहां पे आईएसआई वाले हिंदुस्तान में आके आपके यहां पे आके कार्रवाई करते हैं, यहां पे आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इट हैज नेवर हैपेंड। ये पहली बार है कि एफबीआई का डायरेक्टर आपके यहां आके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आपको वो करवाना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एट द डिप्लोमेसी लेवल एंड ऑल्सो एट द एग्जीक्यूशन, जिसको हम जेम्स बॉन्ड बोलते थे, ये तो जेम्स बॉन्ड साहब हैं, जेम्स बॉन्ड हैज ऑल्सो फेल्ड बिकॉज ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये हर कहीं होते ही होंगे, लेकिन इसको ब्रैग नहीं किया जाता है, इस पे वोट नहीं मांगे जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पे वोट मांगेंगे और ब्रैग करेंगे तो जो हाल हुआ है वही होगा, और उस नादानी का फल हिंदुस्तान कनाडा में रहने वाले जो बाकी भारतीय हैं वो भुगत रहे हैं आज की तारीख में। अजय। जी आनंद, अब मैं आता हूँ आज के दूसरा जो पॉइंट है डिस्कशन का, वो रिलेटेड यूएस से ही है। ये मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया और ये आजकल चर्चा में भी था कि इलीगल माइग्रेशन हिंदुस्तान से यूएस का बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें 2021 के बाद इसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज आया है। और पहले जो मैक्सिकन बॉर्डर से लोग घुसने की कोशिश करते थे, वो ट्रांजिशन हुआ है अब कनाडा की तरफ से यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। माना ऐसा जाता है कि 90 से 1000 से 1 लाख लोग इस वक्त यूएस में जिन्हें पकड़ा जा चुका है, जो लिस्ट में है वहां की पुलिस में, वो भारतीय हैं। और राइट हैंड साइड पर जो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, इसमें 2021 के बाद अगर आप देखेंगे 2020, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% के आसपास ही रहा है। और उधर यहाँ पे ये इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ गए हैं। एक तो मैं ये रिलेशन दिखा रहा हूँ कि लोग बोलते हैं नहीं, वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना शुरू कर दिया है। फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान में नौकरियों की भी कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो यूथ हमारा वहाँ की तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि जितना भी इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, उसमें से 50 से 60% वो इस वक्त गुजरात से हो रहा है। अभी भी जो लोग पकड़े गए हैं, वो जो भारत में लास्ट वीक आए हैं, जो प्लेन लोड, उसमें भी आधे गुजराती थे। तो ये सडनली गुजरात से क्यों जा रहे हैं लोग यूएस में? और ये गुजरात मॉडल जिसको हम बोलते थे, उसका क्या हुआ? आनंद। देखिए, इसको दो तरह से देखना होगा अजय। पहली चीज तो यह है कि जैसा आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ इशू, मतलब आपके पास नौकरी नहीं है और आप बाहर कहीं जाना ही पड़ रहा है आपको। दूसरा, आप इसका एक पक्ष और देखिए और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएस जाना आसान चीज नहीं है। यूएस उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यक्ति अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। ये वो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है जो अपना घर बेचेगा, जो अपना धंधा बेचेगा और कम से कम 30-40 लाख रुपए का या 25-30 लाख रुपए का जुगाड़ करेगा। ये दो जगह, ये गुजरात में बहुत ज्यादा है, गुजरात की फिगर्स आपने बताई, 50% केवल गुजरात है, और दूसरा ये पंजाब में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसका जो मूल कारण मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एम्प्लॉयमेंट इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन प्रमुख कारण मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है। आपने गुजरात में 2004 से मार मार के लोगों को इस लायक कर दिया है कि कोई अपना मुंह नहीं खोल सकता है,
कोई वहां ये नहीं कर सकता है कि भाई आप हमें नौकरी दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, ये वहां कोई नारा नहीं लगा सकता है। तो जब आप इतना ज्यादा सप्रेस करके रख रहे हैं स्टेट का, जब इस तरह का एक्शन है जो ये कहती है कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, तो इज इट अ गुजरात मॉडल? अगर आप टोटलिटी में गुजरात मॉडल बोलेंगे ना, तो इस पे क्या आपका आंसर है? व्हाट, व्हाई यू आर साइलेंट ऑन दिस? ये भयावह स्थिति इसलिए है कि टोटलिटी में, अगर आपको याद हो, पहले इस देश को यहां के दो तरह के लोगों ने छोड़ा। एक लोगों ने वो छोड़ा जो सरकार के शह पे पैसा लेके भाग गए, और यहां पे फिर वो पैसा वो हो रहा है। अडानी जी के बड़े भाई यहां नहीं आ सकते हैं, वो भी वहां के कुछ वो हो गए नागरिक आगरिक। तो एक तो सरकार की शह पे कह लीजिए, या सरकार की नॉलेज पे कह लीजिए, या सरकारी पैसा, हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गए हैं, वो एक अलग तरह के हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे और आपके, आप गुजरात की क्यों बात करें, हम और आप जब किसी जिस समाज में घूमते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जुगाड़ में रहते हैं कि चलो विदेश चला जाए, रहने लायक नहीं। और रहने लायक नहीं का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सरकार के इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से अब्यूज हो रहा है, आई विल नॉट से मिसयूज, अब्यूज हो रहा है। आप किसी को उठा लेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को गोली, किसी को वो। और दूसरा जो करप्शन का लेवल है, आप कोई सार्वजनिक रूप से, क्या करप्शन बढ़ गया है भाई। जो पहले करप्शन था और आज के करप्शन में, और पिछले 10 साल में जो करप्शन के लेवल्स बढ़े हैं, वो भयंकर हैं। तो जो जो जिसको कहते हैं ना इंडेक्स ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, और वो क्या बोलते हैं, मतलब हाउ यू कैन लिव इन इंडिया इज बिकमिंग डिफिकल्ट। हमारे और आपके लिए मुश्किल है। आपको एक मीटर बिजली का कराना हो, उसके लिए कितना झंझट है। मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मुझे 5-5 साल लग रहे हैं। मैं अपने को ये मानता हूं भाई, लखनऊ में हूं, पत्रकार हूं, मेरे यहां से कम से कम 200 बार गया है नहीं मीटर, वो क्योंकि वो अब है अपना सिस्टम, आप कुछ कर लीजिए। तो मुश्किल क्या है, और कोई सुनवाई कोई नहीं है, सुनवाई जीरो है। और इस तरह के उसमें तो मुझे ये लगता है कि आई विल रेट इट एज वन, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे सुरक्षा की एक समस्या। द सेकेंड इज करप्शन, क्योंकि यहां अगर किसी को काम करना है तो इट इज अ वेरी, मतलब हम लोग जितना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। सेकेंड इज भ्रष्टाचार। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना। और गुजरात और पंजाब में एक फैक्टर और है, वहां का ड्रग, जो वहां के ड्रग इस तरह से घुस रहा है कि जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको लगता है भैया यहाँ पैसा देके लड़के को यहां से निकाल दो, नहीं तो यहां रह गया तो या तो ड्रग के कारोबार का पार्टी हो जाएगा या ड्रग लेने लगेगा। तो वो भी एक कहीं ना कहीं है। एंड वेयर आई रेट कि द स्टेट हैज टोटली फेल्ड in curbing the drug abuse and also the law and order. अजय जी, मैं आपको एक स्लाइड और दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा। इसमें हमारे यहाँ पे, और ये कहीं पे डिस्कस नहीं होती है ये चीजें, इसको ब्रश असाइड कर देते हैं। 35,000 MSMEs हमारे यहाँ पैंडेमिक के बाद से बंद हुए हैं, उसमें से 3,000 गुजरात में केवल बंद हो चुके हैं। अगर आप एक MSME में कितना 25, 30, 50 लोग भी लें तो ये फिगर लाखों में आता है, और ये लोग और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये MSME वाले लोग एक स्पेशलाइज्ड, इनके पास स्किल होती है, ये वहीं काम कर सकते हैं। अगर गुजरात में वो टाइल बनाने की फैक्ट्री में कर रहा है तो वो वहीं करेगा। दूसरा एक और जो स्टैटिस्टिक्स आई है वो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ वो बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। जो 25 साल से नीचे के लोग हैं उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और यही सेक्शन है जो इलीगल माइग्रेशन में भी यही लोग जा रहे हैं 25 से 30 साल में। सरप्राइजिंगली जो बाहर अब जा रहे हैं वो सेकेंडरी या हायर एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। पहले ये लोग 10वीं पास जाया करते थे। तो ये ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट भी है और मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री गुजरात में, ये सबका एक मिक्सचर सा लग रहा है। इसके बारे में आपका एक कमेंट चाहूंगा, आनंद। भाई देखो अजय, जो आपने फिगर सामने बताई एमएसएमईज की, मैं तो कह रहा हूं कि आप 50 छोड़ दीजिए। अगर एक बड़ी और छोटी एमएसएमईज को मिला के अगर हम 20-25 का भी उसका एवरेज रखते हैं, तब भी 1 करोड़ है। और 1 करोड़ अगर आप एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं तो 1 करोड़ फैमिलीज अफेक्टेड हो रही हैं।
1 करोड़ फैमिलीज का मतलब एक फैमिली के पीछे हम लोग जल्दी 5 का वो मानते थे, अब आप कहीं कहीं 4.5 भी माना जाने लगा है। तो एक करीब 4-5 करोड़ लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं सरकार के, फिर मैं बोल रहा हूं, निकम्मेपन की वजह से। आप क्यों झूठ बार बार बोलते हैं? आप क्यों बार बार कहते हैं? आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, आप क्यों ग्रीनफील्ड, आप नया क्यों इंडस्ट्री लगा रहे हैं? जो ये 35,000 एमएसएमईज हैं, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको कैसे रीस्टार्ट कराया जाए, उसका, क्योंकि एमएसएमईज कुछ ये नहीं, कुछ एसएमएसीज जो हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होंगे, लेकिन जनरली जो स्किल्ड हैं वो कहीं दूसरी तरफ भी किया जा सकता है, उस पर बात नहीं होगी। आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि हम स्पेन के साथ मिलकर हम यहाँ पे जहाज बनाएंगे। स्पेन के साथ मिलकर जहाज एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, वो किसी आपके बड़े आदमी के दोस्त की पॉकेट तो भर देगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको एमएसएमई के अलावा और कोई मॉडल है नहीं। ये दिस पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए केवल झूठ बोला जा रहा है सुबह से शाम तक। और ये वो जो 1994 या 1984 जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, वो लग रहा है कि उसने स्क्रिप्ट इनके लिए लिखी थी, और या तो उसको पढ़ के ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ये 20 जो इन्होंने अभी बजट में बोला कि 1 करोड़ लोगों को हम अगले 5 साल तक 500 बड़ी इंडस्ट्रीज में वो देंगे, वो अगर आप सुबह देखिए, मैं सुबह जब आता हूं तो थोड़ी देर एफएम, बाहर से वॉक करके आता हूं, थोड़ी देर एफएम लगा लेता हूं, जैसे ही जस्ट उसमें लगातार, मतलब सुबह के आधे घंटे में कम से कम 2 बार ये विज्ञापन आता है कि प्राइम मिनिस्टर के कुशल नेतृत्व में अब यूथ कितना खुश है, और यूथ को ये मिला, और 5,000 रुपए महीना मिलेगा, और एक्स्ट्रा 6,000 भी मिलेगा एक बार में एक्स्ट्रा। अगर आप इसको कह के खुद खुश हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने इस देश के एम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान कर दिया है, जो कि ग्राउंड पे बिल्कुल झूठ है। इस अजय मुझसे बेहतर आप समझते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाला, जो स्किल डेवलपमेंट वाला स्किल मामला था, वो टोटल फ्रॉड जैसा हो गया है। मतलब किसको करो, किसको निकालो, किसके नाम पे करो, वो कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। लोग फिर हंसी उड़ाने लगते हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा था कि अगर जलेबी बनाना इज अ स्किल, लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं। अगर दाढ़ी बनाना इज अ स्किल, शेव करना इज अ स्किल, तो आप इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात करिए ना। आप तो नए नए तरह के अजीब अजीब तमाशे कर रहे हैं। तो मेरा अभी भी मानना यह है कि सरकार को, या तो सरकार की नीयत नहीं है या सरकार को ज्ञान नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो बुरी है। हम और आप मतलब ये आपको भी पता है कि जिस तरह की वेजेस हम लोग देते हैं, हमारे बहुत से जानने वाले, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, कल के दिन कहेंगे ऑन रिकॉर्ड आपने कह दिया था, लेकिन मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो मिनिमम वेजेस भी नहीं देते हैं। आप मिनिमम वेजेस बना के खुश होते रहिए, लेकिन एक मेजोरिटी जो समाज का जो इकोसिस्टम है उसमें वो मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती है। घर की मेड को, घर के जो इस तरह के, उनको क्या मिनिमम वेजेस दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो मेरा सिर्फ ये मानना यह है कि किसी संवेदनशील आदमी को जो इस ईमानदारी के साथ आए कि मुझे पैसा नहीं बनाना, हर आदमी उसमें देखता है इसमें माल कितना है, इसमें पैसा कितना है। पीपल आर नॉट हैप्पी अगर उस डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है, तो लोग कहते हैं कहाँ पोस्टिंग हो गई, वो इसलिए जुगाड़ में घूमता रहता है। इट्स अ लार्जर इशू जो शायद स्लोगन से और एडवर्टीजमेंट आप करके उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। इस 2024 के इलेक्शन में लोगों ने थोड़ा बहुत सुना था, आप ऐसे ही चलेंगे तो लोग ज्यादा सुनने लगेंगे। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो वो सरकार हो, उसको प्रॉब्लम्स को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। जी जी, वेल थैंक यू सो मच आनंद, समय के लिए। फिर नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। फिलहाल तो बस अमेरिका के रिजल्ट्स पे ही हम लोगों का शायद ध्यान रहेगा कि वहाँ क्या होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।